नमस्कार, मैं डॉक्टर अमिताभ सिंह। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में आज एक बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आपके समक्ष उपस्थित हूं। यह टॉपिक है किसी अजन्मे बच्चे को, किसी अनबॉर्न चाइल्ड को प्रॉपर्टी कैसे दी जाएगी। इसे सेक्शन 13 और 14 टीपीए में डिस्कस किया गया है। यहां पर जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं कि डॉक्ट्रिन ऑफ डबल पॉसिबिलिटी किसे कहते हैं, जो इंग्लैंड में लागू होती है। क्या ये डबल पॉसिबिलिटी का सिद्धांत भारत में भी है, और रूल अगेंस्ट परपिचुइटी किसे कहते हैं। जब हम सेक्शन 5 और 7 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी को देखते हैं तो यह बात निकल के आती है कि ट्रांसफर का मतलब दो लिविंग पर्संस के बीच में होने वाला ट्रांजैक्शन। लेकिन इस कॉमन सिद्धांत के साधारण जनरल प्रिंसिपल का एक अपवाद है, एक एक्सेप्शन है, जिसे सेक्शन 13 और 14 में बताया गया है। सेक्शन 13 यह कहता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी अनबॉर्न चाइल्ड को प्रॉपर्टी देना चाहता है तो वो ऐसा कर सकता है। सिर्फ शर्त इतनी है कि अनबॉर्न चाइल्ड को प्रॉपर्टी देने के पहले उस प्रॉपर्टी में एक या एक से अधिक लोगों को उसे लाइफ इंटरेस्ट देना होगा, उन्हें इंटरमीडियरी बनाना होगा, और अनबॉर्न चाइल्ड को लास्ट इंटरमीडियरी या सिंगल इंटरमीडियरी है तो उसी इंटरमीडियरी, एक से ज्यादा है तो लास्ट इंटरमीडियरी के मरने के पहले जीवित अवस्था में पैदा होना होगा। सेक्शन 13 एक बात और कहता है कि अनबॉर्न चाइल्ड को जो प्रॉपर्टी मिलेगी वो फुल फ्लेज प्रॉपर्टी मिलेगी। अब इसे जरा एग्जांपल से समझिए। ए अपनी प्रॉपर्टी सी नाम के अनबॉर्न चाइल्ड को देना चाहता है, कल्पना है किसी उसका नाम होगा। सेक्शन 13 कहता है ए ऐसा कर सकता है, उसे इसके पहले एक इंटरमीडियरी या एक से ज्यादा इंटरमीडियरीज बनाने होंगे। मैंने 3 लिए हैं, बी, डी और ई को ए लाइफ इंटरेस्ट दे देता है और सी को वो देना चाहता है अपनी प्रॉपर्टी। तो सेक्शन 13 कहता है कि सी को बी, डी, ई में से जो बाद में जिंदा रहेगा उसके मरने के पहले जीवित अवस्था में पैदा होना होगा, और सी को जब भी प्रॉपर्टी मिलेगी फुल फ्लेज प्रॉपर्टी मिलेगी। सी को लिमिटेड इंटरेस्ट नहीं दिया जा सकता। इतना कहना सेक्शन 13 का है। तो अगर हम देखें तो भारत में सिंगल पॉसिबिलिटी का नियम है। सिंगल पॉसिबिलिटी मतलब संभावना है कि यह अनबॉर्न चाइल्ड लास्ट इंटरमीडियरी के मरने के पहले पैदा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन अब अगर जरा इंग्लैंड को देख लीजिए, सेम एग्जांपल को इंग्लैंड में देखिए, तो इंग्लैंड में ये जो अनबॉर्न चाइल्ड है, जो सी है, पहला अनबॉर्न चाइल्ड है, इसको भी लाइफ इंटरेस्ट मिल सकता है। इसका जो अनबॉर्न चाइल्ड होगा, अनबॉर्न चाइल्ड ऑफ दिस अनबॉर्न चाइल्ड, उसे हमेशा प्रॉपर्टी का फुल फ्लेज इंटरेस्ट मिलेगा। तो यहां कितनी पॉसिबिलिटी हो गई? नंबर 1 पॉसिबिलिटी, नंबर 2 पॉसिबिलिटी। इसलिए इंग्लैंड में इस कॉन्सेप्ट को डॉक्ट्रिन ऑफ डबल पॉसिबिलिटी कहते हैं, और इसे व्हाइटबी वर्सेस मिशेल के केस में इस्टैब्लिश किया गया है। लेकिन यह कॉन्सेप्ट भारत में लागू नहीं है। भारत में इस पर एक बड़ा लीडिंग केस आती है गिरजेश दत्त वर्सेस दाता दीन की। गिरजेश दत्त वर्सेस दाता दीन की केस के फैक्ट बड़े इंटरेस्टिंग है। हमारे समाज में हमेशा से ही लड़कियों के साथ जो भेदभाव है वो आज का नहीं है, बहुत पुराना है। इस मुकदमे में भी आपको यह देखने को मिलेगा। ए अपनी प्रॉपर्टी अपने भतीजी को लाइफ इंटरेस्ट देता है और कहता है कि मेरी भतीजी की अगर बिटिया पैदा होगी तो उसको भी लाइफ इंटरेस्ट मिलेगा। भतीजी की बिटिया पैदा होगी है नहीं, मतलब वो अनबॉर्न चाइल्ड है, उसको लाइफ इंटरेस्ट मिलेगा। अगर बेटा पैदा होता है तो उसको फुल फ्लेज प्रॉपर्टी मिलेगी, और अगर इशूलेस बी मर जाती है तो यह प्रॉपर्टी मेरे दूसरे भतीजे के पास चला जाएगा। दुर्भाग्य से बी इशूलेस मर जाती है। अब जो दूसरा भतीजा था वो कोर्ट में जाता है और कहता है कि प्रॉपर्टी मुझे मिलनी चाहिए। कोर्ट ने उसका दावा नकार दिया। कोर्ट ने कहा कि जब पहला ट्रांजैक्शन ही इनवैलिड है, जब पहला ट्रांजैक्शन ही इनवैलिड है तो उसके बाद उसके ऊपर डिपेंडेंट जितने भी ट्रांजैक्शन है वो ऑटोमेटिकली इनवैलिड हो गए। कैसे पहला ट्रांजैक्शन इनवैलिड है? सेक्शन 13 क्या कहता है? अनबॉर्न चाइल्ड को फुल फ्लेज प्रॉपर्टी मिलेगी पूरी तरह से। ए ने बी जो उसकी भतीजी है उसके अनबॉर्न बिटिया को क्या दिया था? दिया था लाइफ इंटरेस्ट, जो कि सेक्शन 13 का वायलेशन करता है। तो जो सेक्शन 13 के वायलेशन में है ऑटोमेटिक
इनवैलिड है, तो इसलिए उसके बाद जो भी ट्रांजैक्शन उसमें लिखे हुए थे वो अपने आप इनवैलिड हो गए। ये रहा सेक्शन 13। अब इसके बाद आते हैं सेक्शन नंबर 14 में, जिसका सिद्धांत है रूल्स अगेंस्ट परपीचुटी। बात उठेगी परपीचुटी कहते किसे हैं, परपीचुटी होती क्या है, परपीचुअल टाइम पीरियड क्या है। अब इसको फिर इसी उदाहरण में देखिए तो क्लियर हो जाएगा। ए ने जो अपनी प्रॉपर्टी सी जो अनबॉर्न चाइल्ड है उसको देना चाहता है, 1 मई 2020 को ए ये ट्रांजैक्शन कर देता है बी, डी और ई को इंटरमीडियरीज बना के, लेकिन सी 2049 में पैदा होता है। तो सेक्शन 14 ये कहता है कि ट्रांसफरर ए जो है वो सी को जो अनबॉर्न चाइल्ड है उसको उस प्रॉपर्टी का पोजेशन, उस प्रॉपर्टी को फुल फ्लेज उसके राइट को एंजॉय करने को जब तक सी मेजर नहीं हो जाता तब तक रोक सकता है। जिस दिन मेजर हो जाएगा उस दिन वो अपने सारे राइट एंजॉय करेगा। अगर मेजॉरिटी के एक दिन बाद के लिए भी अगर आपने रिस्ट्रिक्शन लगाई है तो वो हट जाएगी। केवल जिस दिन वो मेजॉरिटी में आ जाएगा, जिस दिन मेजर एज का हो जाएगा, उस दिन वो सारे राइट एंजॉय करेगा। तो परपीचुटी किसे कहते हैं, परपीचुअल टाइम पीरियड किसे कहते हैं? परपीचुअल टाइम पीरियड का मतलब वो टाइम पीरियड जिसमें उस प्रॉपर्टी का कोई ओनर नहीं है। समझिए, 2020 में प्रॉपर्टी निकली और 2049 में सी मेजर हुआ, तो 2020 से 2049 तक वास्तव में इस प्रॉपर्टी का कोई ओनर है ही नहीं। प्रॉपर्टी बिना किसी मालिकाने के चल रही है। वेस्टेड इंटरेस्ट सी को मिल जाएगा जिस दिन पैदा होगा, लेकिन फुल फ्लेज तरीके से वो अपने राइट का एंजॉय 49 में कर सकेगा, 2049 में। तो कितने साल का परपीचुटी यहां पर निकल के आई? 2020 से 49 मतलब 29 साल का। क्या इस परपीचुअल टाइम पीरियड को निकालने का कोई फॉर्मूला है? तो फॉर्मूला है जो भारत में अलग है और इंग्लैंड में बिल्कुल जुदा है। क्या है भारत का फॉर्मूला? भारत का फॉर्मूला है लास्ट इंटरमीडियरी कितने दिन जिंदा रहा, इसमें जोड़ेंगे या घटा देंगे, अंडर ब्रैकेट में कर लीजिए 18 साल। 18 साल क्यों? क्योंकि एज ऑफ मेजॉरिटी आपके यहां 18 साल है भारत में। तो 18 में से माइनस कर दीजिए लास्ट इंटरमीडियरी के मरने के दिन उस अजन्मे बच्चे की क्या उम्र है, जितनी उम्र होगी उसको वहां माइनस कर दीजिए। मैंने 2 एग्जांपल लिए हैं, दोनों में आपको क्लियर हो जाएगा। ए अपनी प्रॉपर्टी अनबॉर्न चाइल्ड को देना चाहता है। 3 इंटरमीडियरीज इन्होंने बनाए हैं, बी, डी और ई। बी 30 साल जिंदा रहता है, डी 40 साल जिंदा रहता है और ई 45 साल जिंदा रहता है। जिस दिन ई मरता है उस दिन सी 14 साल का है। अब फॉर्मूले में फिट कर लीजिए। सबसे ज्यादा टाइम स्पैन किसका रहा? 45। तो 45 प्लस माइनस अंडर ब्रैकेट में 18 साल एज ऑफ मेजॉरिटी, माइनस कर दीजिए बच्चा कितने साल का था उस समय? 14 साल का। तो 18 में से 14 गए, बचे 4, तो 45 और 4 जुड़ जाएंगे, कितने साल हुए? 49 साल टोटल टाइम परपीचुअल टाइम पीरियड रहा इस एग्जांपल में। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। इस एग्जांपल में बच्चे की उम्र ई के मरते समय 29 साल की थी, 29 साल का बच्चा था। अब जरा लगाइए 45 प्लस माइनस 18 में से 29 घटाइए, क्या होगा? -11 बचेगा। तो 45 में से 11 को माइनस करेंगे, कितना बचेगा? टोटल 34 साल का परपीचुअल टाइम पीरियड आएगा इस दूसरे एग्जांपल में। इसका मतलब कि जिस दिन बच्चा 18 साल का हो जाएगा वो प्रॉपर्टी फुल फ्लेज एंजॉय कर सकेगा, परपीचुटी खत्म हो जाएगी। इसीलिए परपीचुटी माइनस होके केवल 34 ईयर की रहेगी। अब जरा इंग्लैंड में देखते हैं। इंग्लैंड में ऐसा नहीं है। इंग्लैंड में यह कॉन्सेप्ट है परपीचुअल टाइम पीरियड, पीटीपी का मतलब परपीचुअल टाइम पीरियड कितना? लाइफ स्पैन ऑफ लास्ट इंटरमीडियरी, एलआई मतलब लास्ट इंटरमीडियरी, प्लस 21 ईयर। सीधा बिना इस बात को ध्यान रखे कि बच्चे की उम्र क्या है, बच्चा 20 का है, 25 का है, 50 का है, कुछ लेना देना नहीं है। लास्ट इंटरमीडियरी जितने दिन जिंदा रहा उस पर 21 साल जोड़ दीजिए। इन दोनों एग्जाम्पल में जोड़ के देख लीजिए। 45 साल लास्ट इंटरमीडियरी जिंदा रहा, उसमें 21 साल जोड़ दीजिए, 66 ईयर की परपीचुअल टाइम पीरियड निकल के आएगी इंग्लैंड में। अब बात उठती है कि क्या सेक्शन 14 के कुछ एक्सेप्शन भी हैं? तो सेक्शन 14 के 3 एक्सेप्शन हैं। सेक्शन 14 चार्ज और मॉर्गेज पे लागू नहीं होते। सेक्शन 14 लैंड से जुड़े हुए कोवेनेंट्स पे लागू नहीं होते। सेक्शन 14 पब्लिक इंटरेस्ट को बियर करने वाले किसी भी एग्रीमेंट्स पे लागू नहीं होते।
इन तीनों को छोड़ दीजिए, बाकी हर जगह सेक्शन 13 और 14 एप्लीकेबल होंगे। तो सेक्शन 13, 14 में हमने देखा कि अजन्मे बच्चे को प्रॉपर्टी कैसे दी जाएगी। अजन्मे बच्चे को प्रॉपर्टी दी जा सकती है, एक या एक से अधिक इंटरमीडियरीज बनाइए जिनको लाइफ इंटरेस्ट मिलेगा। बच्चे के साथ शर्त है, लास्ट इंटरमीडियरी के मरने के पहले उस बच्चे को जीवित पैदा होना होगा और उस बच्चे को जब मिलेगी प्रॉपर्टी फुल फ्लेज मिलेगी। इसको और क्लियर कर देगा सेक्शन 20, जो कहता है बच्चा जिस दिन पैदा हो जाएगा उसी दिन प्रॉपर्टी उसमें वेस्ट कर जाएगी। ये बात अलग है, वो प्रॉपर्टी का एंजॉयमेंट, प्रॉपर्टी का पोजीशन हो सकता है एज ऑफ मेजॉरिटी के बाद ही करे। अगर ट्रांसफरर रोकना चाहे तो उसको एज ऑफ मेजॉरिटी तक रोक सकता है। इतनी बात सेक्शन 13 में। इंग्लैंड में उस बच्चे को, अनबॉर्न चाइल्ड को लाइफ इंटरेस्ट मिल सकता है, उसके अनबॉर्न चाइल्ड को फुल फ्लेज इंटरेस्ट मिलेगा। इसलिए वहां पर कहते हैं डबल पॉसिबिलिटी का नियम, जिसे लागू किया गया व्हाइटबी वर्सेस मिशेल के केस में। भारत में इस पे लीडिंग केस गिरजेश दत्त वर्सेस दाता दीन की रही। आते हैं सेक्शन 14 में, जो रूल्स अगेंस्ट परपिचुटी की बात करता है कि अनलिमिटेड टाइम तक किसी प्रॉपर्टी को ओनर के बिना नहीं रखा जा सकता। तो परपिचुअल टाइम पीरियड कैसे गिनेंगे? भारत का फॉर्मूला आपके सामने रखा, इंग्लैंड का फॉर्मूला भी आपके सामने रख दिया। उम्मीद करता हूं इस लेक्चर को आपने एंजॉय किया होगा और बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि आखिर अजन्मे बच्चे को प्रॉपर्टी कैसे दी जाती है, डबल पॉसिबिलिटी का क्या नियम है और परपिचुअल टाइम पीरियड अब आप चुटकियों में निकाल सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है इसे लाइक कीजिए, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर कीजिए। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में अगला लेक्चर जो आपके सामने लेकर उपस्थित होऊंगा वो वेस्टेड इंटरेस्ट और कॉन्टीजेंट इंटरेस्ट पे होगा, जिसे सेक्शन 19 और 21 में डिस्कस किया गया है। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।